सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के वेरियस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंडिया जीएस के सब्जेक्ट्स का एक अप्रोच सीखेंगे। इस वीडियो सीरीज़ में हम इंडिया जीएस के ऐसे सब्जेक्ट को पहले डील करेंगे जो जनरली लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं, किंतु वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में आज मैं आपको पॉलिटी सब्जेक्ट का एक ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा जिसमें आपको दो आपके प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएंगे कि पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना होता है और उसको कैसे पढ़ना होता है। देखिए, क्या पढ़ना है से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, पॉलिटी सब्जेक्ट का एक बेसिक सोर्स क्या हो, आप किस सोर्स से उसको फॉलो करें और वहाँ से कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप सेलेक्ट करें ताकि क्या हो, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अधिक से अधिक बन पाए। देखिए, सीजीपीएससी हो गया या फिर सीजी व्यापम हो गया, वो कुछ ऐसे थीम हैं जिनको एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना है और उनकी बेहतर तरीके से तैयारी करनी है ताकि हमारा अधिकतम प्रश्न जो है सही हो सके। कैसे पढ़ना है में हम लोग क्या डील करेंगे, तो कैसे पढ़ना है में हम पॉलिटी सब्जेक्ट के जो सोर्स के आधार पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, तो कहाँ से करनी है और कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो आपका क्या हो जाएगा, एक पॉलिटी सब्जेक्ट का ऐसा आपको तरीका पता चल जाएगा पढ़ने का जिससे कि आप पॉलिटी को और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और आप पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छे अंक इसमें अर्जित कर पाएंगे। देखिए, आपने अपने तैयारी के दौरान ये पाया ही होगा कि इंडिया जीएस के कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको काफ़ी सरल लगते होंगे। उनका कारण ही यही है कि आपने उस सब्जेक्ट को अपने लिए सरल बना लिया है। मतलब उसमें आपको एक सोर्स पता है पर्टिकुलर कि यहाँ से मुझे पढ़ना है और उसके आधार पर आपने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली है, इसी कारण से वो सब्जेक्ट आपको सरल लगता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के एक अप्रोच को जानेंगे। देखिए, मैं आपको ये अप्रोच कैसे बता रहा हूँ, तो मैं सीजीपीएससी के विगत 13 वर्षों के प्रश्नों का एनालिसिस करने के बाद और सीजी व्यापम के कुछ 5 वर्षों के प्रश्नों का एनालिसिस करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ। जो लर्निंग आउटकम मुझे मिला है इतनी चीज़ें देखने के बाद, वो आउटकम मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा जो कि सीजीपीएससी भी रिपीट करता है और सीजी व्यापम भी रिपीट करता है अपने डिफरेंट एग्जाम में। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बेहद जरूरी हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आपको देख के जाना ही चाहिए, तो उस पर बात करेंगे। देखिए, इसके लिए हम लोग सोर्स उठाएंगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जिस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड देखा गया था पॉलिटी का, उसके आधार पर हम लोग कुछ प्रश्नों को डील करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन में जो हमारा लर्निंग आउटकम निकला है उस पर बात करेंगे। तो चलिए 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं जो कि सीजीपीएससी ने अपने 9 फरवरी 2025 को हुए प्रीलिम्स वाले एग्जाम में पूछे थे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आया था संविधान के अनुच्छेद से संबंधित। यहाँ पर देखिए, आपको इन प्रश्नों को देखते हुए थीम को आइडेंटिफाई करना है। थीम का मतलब ये हो गया टॉपिक। तो यहाँ पर जो टॉपिक से प्रश्न आए हैं उसको आपको ज़्यादा देखना है, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा है उस पर हम लोग थोड़ा भी कम फोकस करेंगे क्योंकि हम लोग अभी एक टॉपिक का अप्रोच सीख रहे हैं इस वीडियो में। जब प्रश्नों का अप्रोच सीखेंगे तब मैं आपको प्रश्नों को हल करने का तरीका बताऊँगा। देखिए, प्रश्न में जो आया था, ब्रीफ में पढ़ते हैं उसको। कोई भी मंत्री यदि क्या करता है, 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है और वो मंत्री के पद पर रहता है, तो 6 महीने की अवधि जैसे ही समाप्त होगी तो वो मंत्री नहीं रहेगा, मतलब उसका मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद 75(5) में लिखा है, ध्यान रखिएगा आगे के लिए। दूसरा प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद से संबंधित फिर से प्रश्न आया है। इसमें उन्होंने पूछा है कि जो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं। यहाँ पर कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आरक्षित करते हैं। देखिए, अब जब आरक्षित करते हैं कीवर्ड से क्वेश्चन आएगा जब भी एग्जाम में, तब आपको आंसर लेना है अनुच्छेद 201, क्योंकि ये सीजीपीएससी के द्वारा लिया हुआ आंसर है और इसको उन्होंने चेंज भी नहीं किया है। दावा आपत्ति की पूरी प्रक्रिया हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन आरक्षित शब्द से अगर प्रश्न आता है तो उसका आंसर सीजीपीएससी अनुच्छेद 201 लेता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यापम के भी बहुत एग्जाम में ये 200 और 201 वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लोग वही करते हैं गड़बड़ी की, बार बार अलग अलग आंसर ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें जो टेक्निकलिटीज़ है 200 और 201 अनुच्छेद की भाषा है उस पर हमको नहीं जाना है, ठीक है। हमको जाना है जो पीएससी और व्यापम ने आंसर ले लिया है। तो आरक्षित करते हैं जब भी आएगा आपके पास स्टेटमेंट, तो आपको ध्यान रखना है सीजीपीएससी आंसर अनुच्छेद 201 लेता है करके। इसी प्रकार का एक सिमिलर क्वेश्चन आया था 2015 में। देखिए, उसकी भाषा कैसे थी, तो वहाँ पर पीएससी ने पूछा था कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या हो गया, भेजते हैं। जब भेजेगा राज्यपाल तो क्या होगा, अनुच्छेद 200 उसका आंसर लिया जाएगा। ये पीएससी के द्वारा ही लिया हुआ आंसर है 2015 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है और यहाँ पर आरक्षित शब्द उन्होंने साफ साफ प्रयोग किया था ना, इसीलिए उन्होंने 201 आंसर ले लिया है। तो ध्यान रखिएगा, अब जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है किसी भी एग्जाम में, तो आपको इसी प्रकार से इसका आंसर लेना है, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न देखिए किस थीम से आया है, संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, थीम बार बार रिपीट हो रही है, मतलब एक ही पेपर में क्या हो रहा है, संविधान संशोधन से हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद से देखने को मिलेंगे। क्या संशोधन पूछा है उन्होंने, थोड़ा सा देखते हैं ब्रीफ में। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में उन्होंने पूछा था, जिसमें क्या डिसाइड कर दिया गया था, जो कैबिनेट की सदस्य संख्या होती है, मतलब मंत्री कितने हो सकते हैं टोटल, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो जो लोकसभा होती है उसका 15% से अधिक नहीं हो सकती, आप सभी जान रहे होंगे। तो यहाँ पर जो कैप यानी कि जो सीमा लगा दी गई है
वो सीमा 91वां संशोधन अधिनियम से लगाई गई थी, ये आपको पता होगा। अब देखिए ये बर्निंग टॉपिक है एकदम हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी, क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के कैबिनेट का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, और विस्तार के तहत हमारे मंत्रियों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। तो इसमें विवाद क्या उठा था, जो विपक्ष दल के नेता थे वो हाईकोर्ट चले गए थे और उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ में जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है वो संविधान के अनुसार नहीं हुआ है, ठीक है, असंवैधानिक करार दिया था उन्होंने। तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारे राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में सीएम और अन्य मंत्रियों को मिलाकर, ठीक है, टोटल कितने मंत्री हो सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। तो बताइएगा इसका आंसर कितना संख्या है हमारे राज्य के लिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो आया था, थीम देखिए, अभी थीम ही इंपॉर्टेंट है, अनुसूची से संबंधित प्रश्न। अनुसूची क्या होता है, तो संविधान में कहाँ पे क्या क्या चीज़ों को बंटवारा किया गया है, मतलब देखिए जो संविधान के भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, अनुसूची होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये इसके आधार पर हम लोग संविधान के भिन्न भिन्न हिस्सों को पढ़ते हैं, मतलब उनको कैटेगराइज करने का, वर्गीकृत करने का तरीका है। तो इसी से संबंधित प्रश्न आया था, अवशिष्ट विषय क्या होते हैं, तो जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होते उनको हम अवशिष्ट विषय बोलते हैं। तो ये हो गया बेसिक एक जानकारी। देखिए आखिरी प्रश्न जो आया था 2024 में वो भी क्या था, संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न। इन्होंने क्या पूछा था, एनजेएसी को पूछा था, ठीक है, तो एनजेएसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मतलब जब ये चर्चा में आया था तब तो बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर इसको क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे करके इसको समझ लीजिए निरस्त कर दिया था, लेकिन हमारे एग्जाम में ये बाद में भी आ गया है क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो भले अभी संविधान में है या नहीं है उससे मतलब नहीं होता है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी आधार पे देखिए एनजेएसी का क्वेश्चन जैसे 2024 में आ गया था, तो 2025 में क्या हो सकता है आपका, जो हमारे एनसीआर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 69 नंबर का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपसे पूछ सकता है इस बार, क्योंकि हमारे राज्य में एससीआर की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो एससीआर क्या है, एनसीआर के तर्ज पर ही कुछ बन रहा है, तो इसी कारण से ये वाला अमेंडमेंट एक्ट हमारे इस वर्ष के एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको किसी भी एग्जाम में ये कन्वर्ट होते हुए दिख सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 2023 में जो प्रश्न आया था, पहला प्रश्न, उसी पर हम लोग बात करते हैं कि जो करंट में मुद्दे चलते रहते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि देखिए प्रश्न क्या आया था, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न। तो भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। अब ये किसी को भी एकदम कॉमन बेसिक फैक्ट लगेगा जो कि हर पॉलिटी और ज्योग्राफी की बुक में दिया रहता है, लेकिन ये फैक्ट समझ लीजिए करंट से उठाया गया था, क्योंकि क्या हुआ था, आपका जो जम्मू कश्मीर है और उसके अलावा जो लद्दाख है वो यूटीज बन गए, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, जो दादर नागर हवेली दमन एंड दीव थे उन सभी को मिलाकर के एक यूटी बना दिया गया। तो यूटीज़ की संख्या में क्या हो गया था, चेंज आ गया था। इसीलिए उन्होंने करंट के जो फैक्ट हैं उनके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, उसको स्टैटिक का एक क्वेश्चन बना के दे दिया। दूसरा क्वेश्चन तो प्रस्तावना की मूल भाषा से ही है, तो ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो जो भी करंट में इशू चलते रहता है वो इशू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये आपको ध्यान देना है। और ये क्या होता है, आपके एग्जाम का एक थीम बन जाता है और ये बार बार रिपीट होता है, आता है आपके एग्जाम में। तो बस यही ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से देखिए मैंने 2023 के भी सभी प्रश्नों को देखा है, ऐसे जाते जाएंगे तो पूरा ये जो एनालिसिस है 2012 तक जाएगा। 2012 तक के मैं 13 वर्ष के प्रश्नों को देखने के बाद आपको जो एक लर्निंग आउटकम है पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए इसमें जो प्रश्नों का ट्रेंड रहा है वो कैसा रहा है, तो 2012 से 2024 तक देखेंगे और हमारा 2025 का जो प्रीलिम्स होगा ये 2026 में होगा, फरवरी। देखिए ध्यान रखिएगा क्या होता है सीजीपीएससी में, एक साल पीछे चलते रहता है। तो 2025 का प्रीलिम्स होगा 2026 के फरवरी में। अब देखते हैं जो प्रश्नों का ट्रेंड क्या रहा है। तो देखिए 8, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 12, 9, 13, 11, 6, 5। तो यहाँ पर देखिए एक हमको जो हाइक देखने को मिला था, जंप, वो है 2019 में जब 12 प्रश्न पूछे गए थे, फिर 2021 में 13 प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसा क्या होता है, जब बार बार लगातार क्या होता है, पॉलिटी से कम क्वेश्चन आते रहते हैं तो अचानक से उसमें एक हम लोग को इंक्रीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप एक अनुमान लगा सकते हो, पिछले चूंकि 2 वर्षों से क्या हुआ है, पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 के प्रीलिम्स में आपको थोड़े से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले और लगभग 8-10 प्रश्न आ जाएं आपके पॉलिटी से, क्योंकि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है विगत वर्ष में पॉलिटी के क्षेत्र में। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान हो या फिर आपका समझ लीजिए जो भी अभी एससीआर वगैरह चल रहा हो, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है और आ सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा लर्निंग आउटकम है यही कि हमको प्रिपेयर रहना है कि 8 से 10 क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। देखिए और पॉलिटी इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि 2021 का प्रीलिम्स आप सभी जान रहे हैं सबसे टफ प्रीलिम्स था अभी तक का। तो इसमें जो 13 प्रश्न आए थे इसमें से 8-10 प्रश्न ऐसे थे जो आपसे आसानी से बन जाते। अब 8-10 प्रश्न कहने का अर्थ हो गया कि आपका लगभग 20 नंबर, और 80 नंबर यदि कट ऑफ जा रहा है तो 20 नंबर जो है 80 का कितना हो जाता है, लगभग 25%। तो एक ही सब्जेक्ट इंडिया जीएस का वो भी आपको एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग वाले 25% मार्क लाके दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए अगर एक बार इसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट करेंगे पॉलिटी में तो ये आपको लंबे समय तक उसका रिटर्न देते रहेगा। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तैयारी इसकी अच्छे से करनी है और एक बार करनी है तो क्या होगा, आपको एकदम तरीके से समझ लीजिए इसमें क्वेश्चन जो है बनने लगेंगे। अब देखिए इतनी सारी जो मैंने बातें की हैं और मैं आपको जो टॉपिक्स के बारे में बताना चाह रहा था वो टॉपिक्स क्या है उस पर आ जाते हैं। तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलिटी के लिए वो है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ये सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, भर भर के अनुच्छेद से प्रश्न आता है। अनुच्छेद 112 से प्रश्न आया है, मतलब बजट की प्रक्रिया और जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन होते हैं। जैसे कि मैंने अभी हाल ही में एक एग्जाम को डील किया था, माइनिंग इंस्पेक्टर वाला एग्जाम,
उसमें भी आर्टिकल 214 के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट का प्रावधान होता है, वो पूछा गया था। ठीक है, तो वो बदल बदल के अनुच्छेद को पूछते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये प्रमुख अनुच्छेदों को एकदम देख लेना है। ये आपको कहाँ से मिल जाएंगे, तो आपको ये PYQ से मिल जाएंगे। PYQ को कहाँ से आइडेंटिफाई करना है और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अभी जस्ट आगे बताऊंगा। तो ये PYQ से आपको प्रमुख अनुच्छेद मिल जाएंगे, ये ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, जो संविधान को जो वर्गीकृत करने वाले अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कि भाग हो गए, अनुसूची हो गए, जिनसे हमको संविधान के बारे में, उसकी संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एकदम, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं। संस्थाओं में क्या क्या आएंगे, तो आपके UPSC आएगा, फिर उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो चर्चा में है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो उसका जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं से भी बार बार प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, संविधान संशोधन से हर वर्ष लगभग जो है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको आपको अच्छे से देखना है, उनके बारे में अच्छे से तैयारी करनी है। जैसा कि इस वर्ष के लिए मैंने बताया 69 को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आ सकता है प्रश्न वहाँ से। फिर उसके बाद देखिए अगला है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी। अब इसमें भी एक वरीयता क्रम है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को पढ़िए, राज्यपाल को पढ़िए। अब इसमें पदाधिकारी में आपके वो भी आएंगे, कैग आएंगे, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल आएंगे। तो आप सभी जान रहे हैं कि 2023 में अटॉर्नी जनरल से संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है, और ऐसा ही आपका कैग वगैरह से भी प्रश्न आते ही रहता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की संरचना कहने का तात्पर्य ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके लिए अर्हता क्या होती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें विभिन्न राज्यों के लिए किस प्रकार से आरक्षित की गई हैं, कितनी सीटें होती हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद संसदीय प्रक्रिया में आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी अधिनियम कैसे पास होता है, बजट बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है, फिर संयुक्त सदन अगर लगता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ये सारी जो संसदीय प्रक्रिया के टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, तो इसको आपको एकदम अच्छे से करना है। फिर एक टॉपिक है संघ राज्य संबंध, जो मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, लेकिन मेंस और इंटरव्यू में बहुत आता है, तो मैंने इसको यहीं पर इंक्लूड कर लिया है। लेकिन ये मेंस और इंटरव्यू का है करके आपको ध्यान रखना है। अंतिम में आएगा विधानसभा से संबंधित प्रावधान। चूंकि देखिए क्या होता है, हमारे सिलेबस में छत्तीसगढ़ का प्रशासन भी रहता है, तो छत्तीसगढ़ के प्रशासन में विधानसभा से संबंधित प्रावधान तो अपने आप ही आ जाते हैं। इसीलिए हमारे एग्जाम में विधानसभा वाले जो प्रावधान हैं वो सब बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है कि विधानसभा से विधेयक कैसे पारित होता है, विधानसभा विधान परिषद कैसे बनती है, और समझ लीजिए जो राज्यों की सीमा में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सकता है, ये सब जो प्रावधान है, तो ये आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले होंगे और ये थीम बहुत रिपीट होती है। तो देखिए इस जगह का आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये एग्जाम में आते ही हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना ही है, क्योंकि इसको अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप ही का नुकसान है, बार बार ये टॉपिक रिपीट होता है। अब देखिए एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जो पॉलिटी है उसका एक अच्छा सोर्स क्या हो, उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। तो देखिए आप सभी इसमें जान रहे हैं, पॉलिटी के लिए जो भारत भर में प्रचलित मुख्य सोर्स है वो है M लक्ष्मीकांत जी की भारत की राज्य व्यवस्था वाली बुक। अब देखिए एक बुक ये होती है और दूसरी बुक होती है आपकी दृष्टि क्विक बुक। मतलब ये दोनों बुक मैंने पर्सनली पढ़ी हैं और मैंने इसको गंभीरता से देखा है, तो इनके बारे में आपको फीडबैक देने में अपने आप को सक्षम समझता हूँ, तो इसके बारे में आपको अच्छे से बता सकता हूँ। देखिए अब प्रश्न ये उठेगा कि किसको पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत वाली बुक है वो पढ़नी चाहिए और किसको पढ़नी चाहिए दृष्टि की क्विक बुक, तो उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए अगर आपको नॉवेल पढ़ना पसंद है, ठीक है, या फिर आपने अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में एक बुक से पढ़ाई की है, ठीक है, बुक रेफरेंस बुक से आप पढ़ते थे, उसके साथ साथ अपना एक नोटबुक बनाते थे, मतलब अपनी एक कॉपी बनाते थे और कॉपी को मेंटेन करते थे और आखिरी में एग्जाम में उसको पढ़ के जाते थे और आप एग्जाम देते थे, तो आप हैं लक्ष्मीकांत टाइप के व्यक्ति और आपको हमेशा लक्ष्मीकांत को ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि इसमें कहानी के तौर पर चीज़ें जो है थोड़ी विस्तृत दी हुई हैं, तो इसको पढ़ने में टाइम लगता है। अगर आप नॉवल पढ़ने वाले शौकीन व्यक्ति हैं तो आप लक्ष्मीकांत को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरे क्षेत्र में अगर बात करें कि आपने अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में क्या किया है, पूरे जीवन भर आपने जो समझ लीजिए युगबोध, प्रबोध, अजयमाला और थॉटवर्क्स जैसे पब्लिकेशन के जो बुलेट पॉइंट्स वाले नोट्स आते थे, तो अगर आपने बुलेट पॉइंट्स पढ़ के ही क्या किया है, अपना स्कूल लाइफ पूरा किया है, ग्रेजुएशन पूरा किया है, तो आप हैं दृष्टि क्विक बुक टाइप के व्यक्ति जिसमें समरी दी होती है। तो समरी पढ़ के भी आप क्या कर सकते हो, अपना काम चला सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये चूंकि लक्ष्मीकांत का क्या है लगभग 1/4 है, मतलब उसका 1/4 है, तो यहाँ की हर लाइन क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। लक्ष्मीकांत में आप थोड़ा मतलब ऐसा पढ़ सकते हैं कि मुझे 4 लाइन याद नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन दृष्टि क्विक बुक को पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको लाइन दर लाइन बहुत अटेंशन देना है और बहुत अच्छे से इसके फैक्ट्स को याद रखना है। तो ये हो गया आपको सोर्स कौन सा फॉलो करना है। अब देखिए जब आपका सोर्स आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, क्या है, मैं आपको सोर्स आइडेंटिफाई करना था। अब सोर्स तो मैंने आपको बता दिया कि इसको क्या पढ़ना चाहिए, अब कैसे पढ़ना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। कैसे पढ़ने में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस का मैं तरीका सिखाता हूँ आपको। देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, केवल 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पहला प्रकार होगा जिसमें आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, ठीक है, और दूसरा प्रकार होगा क्वेश्चन का जिसमें आपसे फैक्ट पूछा जाएगा। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें और फैक्ट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें, ये प्रश्न उठता है। देखिए कॉन्सेप्ट वाले सारे प्रश्न आपको कहां से करने हैं, CGPSC और CG व्यापम, ये हमारे जो दोनों समझ लीजिए बोर्ड हैं, जो समझ लीजिए जॉब देते हैं हमको सरकारी वाली, तो ये दोनों ही बोर्ड क्या हैं, ऐसा पॉलिटी का क्वेश्चन सेट करते हैं जो पूरा समझ लीजिए UPSC लेवल का होता है और कोई भी दूसरा राज्य इस लेवल का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो रेडी नहीं कर पाता है।
तो आपको CGPSC और CG व्यापम में पूछे गए पुराने प्रश्न यानी कि PYQs यही सारे जो है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूरे करने हैं, मतलब उनको कवर करना है। कहाँ से मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा घटना चक्र से। तो घटना चक्र में जितना आपका CGPSC और CG व्यापम का पॉलिटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कॉन्सेप्ट में अपना कमांड बनाने के लिए। फिर बात आती है फैक्ट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें। तो इसी घटना चक्र में जो दूसरे स्टेट होते हैं जैसे कि यूपी हो गया, MP हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, तो यहाँ के आपके जो जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन कहने का तात्पर्य ये हो गया कि संविधान की स्थिति को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 सभी को पता है, तो इस तिथि को लागू हुआ था। उसके अलावा जो संविधान की विभिन्न समितियाँ थी तो कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था, तो उसको जोड़ी मिलाइए। तो ऐसे करके जो जोड़ी मिलाव वाला क्वेश्चन रहता है तो वो सारे क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं, वो आपको दूसरे स्टेट वाले एग्जाम वाले करने हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है यहाँ पर, जो दूसरे स्टेट का फैक्चुअल क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ एज इट इज़ रिपीट होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये लोग खुद से बनाते हैं। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है बहुत कोई अच्छा एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, वो सेट करता है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है हमारे स्टेट वाले करने हैं, लेकिन फैक्ट वाले क्वेश्चन दूसरे स्टेट वाले करने हैं। तो आपका पॉलिटी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा और आप दूसरे लोगों की तुलना में हमेशा एक बेहतर स्थिति में रहोगे। तो ये हो गया। देखिए इसी प्रकार का जो ऑब्जर्वेशन है हम लोग हर एक सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसको पढ़ने का एक तरीका सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपके लिए मैं पॉलिटी सब्जेक्ट को थोड़ा सरल कर पाया हूँगा। और मेरा इस वीडियो सीरीज़ का टारगेट यही है कि जो इंडिया जीएस के सब्जेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ कम्युनिटी के लोगों में क्या रहता है, एक भय का माहौल रहता है, तो उसी भय के माहौल को थोड़ा सा समाप्त करना है और लोगों को इंडिया जीएस के सब्जेक्ट के प्रति कंफर्टेबल बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे इसी प्रकार के अगले एक सीरीज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।